तो आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा दौर जो सच में निरंकुश सत्ता, कूटनीति और सत्ता के केंद्रीकरण की एक मास्टर क्लास है। एक अंडरग्रेजुएट हिस्ट्री क्लास की तरह आइए गहराई से समझते हैं कि इस सुल्तान ने सत्ता कैसे हासिल की और उसे कैसे बनाए रखा। ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कंट्रोल करने की, एक ऐसा जासूसी तंत्र बनाने की जिससे हर कोई खौफ खाए, और एक ऐसी मिलिट्री मशीन तैयार करने की जिसे हराना नामुमकिन सा था। आज की इस पूरी चर्चा को हम 6 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सत्ता हथियाना। दूसरा, मंगोलों के खतरे से निपटना। तीसरा, सेना का अर्थशास्त्र। चौथा, निगरानी और सामाजिक नियंत्रण। पांचवां, दक्कन के अभियान। और आखिर में वास्तुकला और अलाउद्दीन की विरासत। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। भाग 1, सत्ता हथियाना, एक रक्त रंजित शुरुआत। सुल्तान का असली नाम था अली गुरशास्प, लेकिन कैसे ये शख्स अपनी बेइंतहा महत्वाकांक्षा, ठंडे दिमाग की कैलकुलेशन और क्रूरता के दम पर सुल्तान अलाउद्दीन बन गया, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सफर शुरू होता है 1290 में, जब उसे कड़ा का गवर्नर बनाया गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1296 में। दक्कन के देवगिरी पर हमला करके जो बेहिसाब दौलत उसने लूटी, उसी दौलत ने उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इसी पैसे के दम पर उसने सैन्य वफादारी खरीदी और उसी साल के अंत तक अपने ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। ये एक बहुत ही तेजी से और हिंसक तरीके से हुआ सत्ता परिवर्तन था। भाग 2, मंगोल खतरे को टालना, एक किलेबंद राज्य। सत्ता हाथ में आते ही एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट सामने खड़ा था। चगताई खानते से मंगोलों के लगातार और विनाशकारी हमले हो रहे थे। और ध्यान रहे, ये वो मंगोल थे जो उस वक्त दुनिया भर के बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला रहे थे। 1298 से 1306 के बीच जो हुआ, वो सच में एक असाधारण सैन्य उपलब्धि है। सुल्तान की सेना ने मंगोलों की विशाल और खूंखार फौजों को एक दो बार नहीं बल्कि बार बार खदेड़ा। जारन मंजूर से लेकर रावी नदी के तट तक हर बार मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा। और बात सिर्फ डिफेंस तक नहीं रुकी, सुल्तान की सेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आज के अफगानिस्तान तक में मंगोल इलाकों पर जवाबी हमले किए। इसी कामयाबी ने भारत को उस तबाही से बचा लिया जो मंगोलों ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में मचाई थी। हालांकि 1303 में जब मंगोलों ने दिल्ली को घेरा तो स्थिति सच में बहुत गंभीर हो गई थी। सुल्तान को खुद एक किलेबंद शिविर में पनाह लेनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। इसी घटना के बाद सीरी फोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। मलबे और एशलर चिनाई का इस्तेमाल करके राजधानी को ऐसा किलेबंद किया गया कि उसे फिर कभी भेदा न जा सके। भाग 3, सेना का अर्थशास्त्र, युद्ध मशीन की फंडिंग। अब देखिए, मंगोलों को हमेशा के लिए दूर रखने और अपने राज्य को फैलाने के लिए एक विशाल स्थायी सेना की जरूरत थी, और इसके लिए पूरे स्टेट के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जड़ से बदलना जरूरी था। 4,75,000। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक सुल्तान के इन सैन्य सुधारों ने लगभग 5 लाख घुड़सवारों की एक विशाल स्थायी सेना को मुमकिन बनाया। जरा सोचिए, मध्यकालीन भारत में ये स्केल बिल्कुल अनसुना था, लेकिन इतना बड़ा खर्च आखिर उठाया कैसे गया? इसका जवाब है बेहद सख्त और बेपरवाह भूमि सुधार। सुल्तान ने साफ कर दिया कि उसे स्थानीय जमींदारों या सामंतों पर निर्भर नहीं रहना है। सारे बिचौलियों को हटा दिया गया और सीधे किसानों से उपज का 50% कर, जिसे खराज कहते थे, वसूला जाने लगा। ये एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। एक तरफ सेना के लिए सीधे खजाने में पैसा आ रहा था, और दूसरी तरफ उन सभी लोगों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया जो कभी भी विद्रोह के लिए फंडिंग जुटा सकते थे। बाजार में चीजों के दाम फिक्स करने के इस कदम पर इतिहासकारों में बड़ी दिलचस्प बहस है। दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो इसे एक शानदार जन कल्याणकारी कदम बताते हैं जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर हुई। लेकिन दूसरी तरफ जियाउद्दीन बर्नी का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका तर्क है कि ये एक बहुत ही चालाकी भरी रणनीति थी, ताकि चीज़ों के दाम बाजार में जानबूझकर इतने कम रखे जाएं कि राज्य अपने सैनिकों को बहुत कम वेतन देकर भी काम चला सके, और सैनिक भी उस कम वेतन में अपना गुजारा कर लें। इन कम कीमतों को बनाए रखने के लिए कालाबाजारी और अनाज की जमाखोरी पर बहुत ही सख्त पाबंदी लगा दी गई। राज्य ने अपने खुद के बड़े बड़े अन्न भंडार बनाए,
इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि अकाल के समय भी आम लोगों को खाने की कमी नहीं हुई और अर्थव्यवस्था स्थिर रही। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इन कड़े नियमों ने सदियों से चले आ रहे स्थानीय और स्वतंत्र व्यापारियों के पूरे नेटवर्क को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। बाजार पर अब पूरी तरह से राज्य का शिकंजा था। भाग 4, निगरानी और सामाजिक नियंत्रण, व्यामोह और शक्ति। शासन के शुरुआती दिनों में जो छिटपुट विद्रोह हुए, उन्होंने सुल्तान को एक बात तो साफ कर दी थी। तख्त पर टिके रहने के लिए लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक टोटलिटेरियन यानी पूर्ण नियंत्रण होना ही चाहिए। शराब और भांग पर पूरी तरह पाबंदी, जुआ खेलने पर रोक, यहाँ तक कि जादूगरों को मृत्युदंड, ये सब सिर्फ समाज को नैतिक बनाने के लिए नहीं था। ये एक ऐसा समाज था जो मानो पूरी तरह से लॉकडाउन में जी रहा हो। असली मकसद ये था कि अमीर और कुलीन लोग एक साथ बैठकर शराब न पी सकें, क्योंकि ऐसी ही महफिलें अक्सर बगावत की साजिशों में बदल जाती हैं। और इन सब पर नजर रखने के लिए जासूसों का इतना बड़ा जाल बिछाया गया कि लोग अपने घरों के अंदर भी बात करने से डरते थे। बर्नी का ये कोट सुल्तान की रियल पॉलिटिक अप्रोच को बिल्कुल सटीक तरह से पेश करता है। सुल्तान ने बड़ी ही निडरता से धार्मिक नियमों को राज्य के व्यवहारिक शासन कला से अलग कर दिया। उनके लिए राज्य का हित सबसे ऊपर था, चाहे वो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं से मेल खाएं या ना खाएं। और इसी व्यावहारिकता की झलक हमें उनकी कूटनीतिक और धार्मिक नीतियों में भी दिखती है, जो विचारधारा से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वफादारी से तय होती थीं। जिन भी हिंदू और जैन शासकों या प्रशासकों ने सुल्तान की सत्ता स्वीकार कर ली, उन्हें दरबार में पूरी इज्जत दी गई, उनके पद बरकरार रखे गए। लेकिन जिन्होंने विरोध करने की जुर्रत की, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन पर भारी टैक्स थोप दिए गए। भाग 5, दक्कन में विजय, साम्राज्य का विस्तार। अब उत्तर भारत पूरी तरह से केंद्रीकृत हो गया था। सेना के पास भरपूर फंडिंग थी। तो अब बारी थी दक्षिण की ओर देखने की। दक्कन का वो इलाका जिसकी बेहिसाब दौलत को अब तक किसी उत्तरी सेना ने नहीं छुआ था। और इन दक्षिणी अभियानों के केंद्र में था एक बेहद अहम शख्स, मलिक काफूर। एक पकड़े गए गुलाम से लेकर साम्राज्य का वाइसराय बनने तक का उसका सफर सच में हैरान करने वाला है। सुल्तान के विस्तारवादी नीतियों को काफूर ने जिस तरह आकार दिया, वो बेमिसाल है। उसी के नेतृत्व में वो क्रूर लेकिन बेहद खजाना भरने वाले अभियान चलाए गए, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। 1308 से 1311 के बीच की इस टाइमलाइन को देखिए। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और अंततः पांडे साम्राज्य। काफूर की इस तेज आंधी ने दक्षिण के प्राचीन राजवंशों को घुटने टेकने और कर देने पर मजबूर कर दिया। वहां से जो अथाह सोना, हाथी और खजाना दिल्ली लाया गया, उसी ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और सेना की जरूरतों को पूरा किया। भाग 6, वास्तुकला और विरासत, दूसरा सिकंदर। दक्षिण से आई इस अपार दौलत का इस्तेमाल अलाउद्दीन ने सिर्फ युद्धों में नहीं किया, बल्कि पत्थरों पर अपनी विरासत को अमर करने के लिए भी किया। उसने अपने सिक्कों पर खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया था। मध्यकालीन इस्लामी वास्तुकला में उसका योगदान आप खुद देख सकते हैं। 70 एकड़ का हौज़े अलाई जैसा विशाल जलाशय हो, सीरी का नया किलेबंद शहर हो, या फिर कुतुब परिसर में खड़ा बेहद खूबसूरत अलाई दरवाज़ा। और हाँ, वो विशाल अलाई मीनार, जिसे कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा होना था। भले ही वो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये इमारतें उसकी उस शाही महत्वाकांक्षा का भौतिक प्रमाण हैं जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन एब्सोल्यूट पावर या निरंकुश सत्ता की हमेशा एक कीमत होती है। सुल्तान के आखिरी सालों में ये मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली होने लगी थी। बीमारी और हर किसी पर शक करने की बीमारी यानी पैरानोया की वजह से सुल्तान पूरी तरह से मलिक काफूर पर निर्भर हो गया। और काफूर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सारे अनुभवी प्रशासकों को मार डाला, यहाँ तक कि सुल्तान के अपने उत्तराधिकारियों को भी अंधा करवा दिया। जनवरी 1316 में सुल्तान की मृत्यु तक ये हिंसक सिलसिला चलता रहा। सुल्तान की मौत के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। उसके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने तख्त पर कब्जा किया और रातों रात अलाउद्दीन की उस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। बाजार के सारे सख्त नियम, मूल्य नियंत्रण और खेती पर लगे भारी टैक्स तुरंत रद्द कर दिए गए। ऐसा क्यों? बस इसलिए ताकि वो कुलीन वर्ग और आम जनता का समर्थन वापस जीत सके, जो सालों की घुटन से आजिज आ चुके थे।
और यहीं से हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से सिर्फ खौफ, आर्थिक जकड़न, जासूसी और एक अकेले इंसान की लौह इच्छा शक्ति पर टिकी हो, क्या वो कभी अपने बनाने वाले के बाद जिंदा रह सकती है? इतिहास तो यही बताता है कि ऐसे ढांचे अक्सर अपने निर्माता के साथ ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के इस जटिल, खौफनाक लेकिन बेहद असरदार शासनकाल के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि निरंकुश सत्ता कैसे काम करती है और इतिहास में इसके क्या परिणाम होते हैं।